लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव हमारे दो हैं इस एनालिसिस को करने के लिए, वन इज स्टॉक सिलेक्शन, अनदर वन इज पैटर्न सिलेक्शन। मैं आपको समझाता हूं ये टेस्ट ऑफ टाइम होता क्या है। टेस्ट ऑफ टाइम बेसिकली एक समय की परख है जिसमें हम स्टॉक को पिछले 10 साल के टाइम फ्रेम के अक्रॉस में देखने वाले हैं और हम ये पता करेंगे कि स्टॉक एब्सोल्यूट प्राइस चेंज में कितना बढ़ा या कितना घटा। तो हमें वो स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो 10 गुना हुए हैं 10 साल में। साउंड्स गुड। और इसको देखने के लिए आप वीकली चार्ट ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए, अपने जापानीज कैंडल को ही रहने दीजिए और नीचे एक्स एक्सिस में टाइम फ्रेम 10 साल का डाल दीजिए। तो फिलहाल के लिए 2010 डालिए तो आपको 10-11 साल का एक व्यू मिल जाएगा और इस व्यू पे आप उन स्टॉक को सिलेक्ट करिए जो 10 गुने के ऊपर गए। क्लियर? दिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ टाइम। टेस्ट ऑफ टाइम 10+ का प्रेफर करिए। नाउ लेट अस अप्लाई टू एचडीएफसी बैंक। अब मैंने डायरेक्टली पीपीटी में चार्ट्स ऐड करके रखे हैं क्योंकि मैं आपको ये अपने डीमैट पे दिखाऊंगा तो अगेन उसमें टाइम बहुत जाता है। तो बाय द एंड ऑफ द सेशन जब हम देखेंगे तो ये आई विल शो इट टू यू, बट इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो वीकली चार्ट है, एचडीएफसी बैंक है, अक्रॉस टाइम फ्रेम हम 10 साल का देख रहे हैं। तो 10 साल में 170 से स्टॉक 1700 प्लस जाके आया अभी। तो आप बोलेंगे ये 10 गुना हुआ, तो टीओटी इसका 10 है। ठीक है। एक्सिस बैंक में देखिए 200 से 800 का हाई लेके आया वो, तो टीओटी 4। आईसीआईसीआई में 5, कोटक में 10, 200 का स्टॉक 2000 होके आया। फाइनली एसबीआई, अ वेरी बिग बैंक, इसका टीओटी 2.5। साउंड्स गुड। और एक पीएसयू बैंक, अगेन एसबीआई की जैसा एक और एक बैंक पंजाब नेशनल, इसका टीओटी नेगेटिव क्योंकि 180 था 2010 में और 2021 में आते आते ये 36 रुपए का हो गया, तो इसका टीओटी तो नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो आपने किया क्या है बेसिकली टेस्ट ऑफ टाइम से, आपने एक्स एक्सिस को कांस्टेंट कर दिया। सो अक्रॉस 10 इयर्स स्टॉक कितना मूव किया, बस आप यही पता करना चाह रहे हैं। तो 2 स्टॉक है जो 10 गुना हुए, 2 स्टॉक है जो 4 से 5 गुना हुए, एक स्टॉक है जो 2 से 2.5 गुना हुआ है। एक था जो नेगेटिव हो गया, उसको हमने हटा दिया। अब ये तीनों स्टॉक सपोर्ट पे आ गए, तीनों कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स सपोर्ट पे आ गए, यानी कि कोटक भी सपोर्ट पे है, एसबीआई भी सपोर्ट पे है, लाइकवाइज एचडीएफसी भी सपोर्ट पे है, एक्सिस भी है, आईसीआईसीआई भी है। तो सारे के सारे जब स्टॉक सपोर्ट पे आएंगे तो उसको हम सेक्टर सपोर्ट बोलते हैं। तो आप खुद ही सोच के बताइए आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, कैटेगरी ए यानी कि जो 10 गुना हुए हैं, या कैटेगरी सी जो 2 गुना हुए? कैटेगरी ए। तो आप इनके सपोर्ट पे ज्यादा विश्वास करेंगे ना। और नेचुरली ये जब ऊपर की लेयर में गए हैं तो ये क्यों गए ऊपर की लेयर में? क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा है। साउंड्स गुड। अब मजे की बात यह है कि इन सारों का बिजनेस एक ही है और इनका प्रोडक्ट क्या है? पैसा लेनदारी का काम है, पैसा देते नहीं लोग। तो पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट सेम है, मार्केट सेम है, ग्राहक सेम है। तो आप धर्मपेट में जाओ, एक ही साथ आपको क्लस्टर में दुकानें दिखेगी शूज की या क्लोथिंग वाली, तो हर एक दुकान का धंधा एक ही जैसा चल रहा है क्या? आंसर इज नो। इवन दो ये पॉसिबल है कि इनका सप्लायर एक ही हो, माल एक ही प्राइस में लोग उठा रहे हैं सप्लायर से और बेच भी एक ही रोड पे रहे, लेकिन फिर भी इनका बिजनेस अलग है। बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी, धंधा करने का तरीका ये भी आ जाता है। सो व्हाट वी से इज कंपनीज और द स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर कैन हैव डिफरेंट परफॉर्मेंस, राइट? एंड हु विल डिफाइन द परफॉर्मेंस? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो बताइए, आईसीआईसीआई में एक केस हुआ था चंदा कोचर मैडम का, तो शी वॉज एट द हेल्म ऑफ द पोजीशन, ऊपर के लेवल पे थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी तो अथॉरिटी होती है,
सेम पंजाब नेशनल बैंक, वो हीरे का केस हो गया था, वो पत्थर की चीज़ को भाई हीरा बता के लोन ले लिया और फिर वो निकल गया, तो वो हुआ ना, राइट ऑफ हो जाता है लोन। अब आप लेने जाओ बोला गोल्ड लोन बैंक ऑफ इंडिया SBI में, चलो पंजाब नेशनल ही चले जाओ, तो आपके गोल्ड को पत्थर से घिस घिस के देखते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं है। तो जो बेचारा आदमी 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेने आया, उसको तो आप बड़ा वो ज्वेलर्स को बुला के घिसाई करके उसको लोन दे रहे हो, लेकिन जिसको 10,000 12,000 का करोड़ का लोन चाहिए, आप उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं लगा रहे। तो एक्चुअल में प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, और प्रोसेस फॉलो नहीं किया मतलब द मैनेजमेंट का जो प्रभाव होता है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। नहीं तो मजा लेके आप किसी को बोलें कि लो भाई ये हीरा है 10,000 करोड़ की उधारी दे दो, वो तो चेक करना चाहिए ना भाई। तो ये फ्रॉड क्यों हो जाते हैं? पूरा सिस्टम करप्ट। हाँ, फ्रॉड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सिस्टम अपनी जगह पे नहीं है। अब जिस जगह पे सिस्टम इन प्लेस नहीं है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं क्या आगे? तो आंसर इज नो। तो बहुत ही सरल तरीका है टू पिक द स्टॉक्स विच इज TOT ऑफ 10+। तो आपको क्लस्टर स्टॉक्स में से 2 या 3 स्टॉक मिल जाएंगे। तो बैंक में अभी हमने 6 स्टॉक देखे, तो कितने स्टॉक आपके निकल गए? 2। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सफाइस हो गया। साउंड्स गुड। अब हाई TOT में एक बेनिफिट क्या है कि आप गलती भी कर लें और इसकी ऑल टाइम हाई पे भी बाई कर लें तो आपको इवेंचुअली प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड स्टॉक है। और आप ऐसी गलती करेंगे भी क्या कि ऑल टाइम हाई पे बाई करना है? ऐसा तो नहीं करेंगे। अभी आपको एक ही दिन हुआ है, लेकिन आप एटलीस्ट जोन तो निकालना सीख ही गए ना कि कहाँ पे बाई करना है। सो द होल आइडिया इज कि वी आइडेंटिफाई सपोर्ट जोन्स, और वहां पे ऑलरेडी आपका फेलियर रेट बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्टॉक, राइट। तो पीछे आप 2010 में जाइए और कोई भी पीक पे बाय करने की कोशिश करिए, कोई भी रैंडम पीक पे, और देखिए सिर्फ समय के साथ साथ आपका पैसा रिकवर हो चुका है। तो कुछ ऐसा है स्टॉक मार्केट में कि वी इन्वेस्ट टाइम एंड मनी। 2 चीज़ों का निवेश होता है बाजार में, समय और पैसे का। अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो आपको मैक्सिमम जो नुकसान है वो समय का होगा। इवेंचुअली द स्टॉक विल टर्न इनटू प्रॉफिट्स। लेकिन अगर PNB जैसा स्टॉक है तो आपका पैसे का भी लॉस है और समय का भी लॉस है। तो एक बार स्टॉक नीचे गया आपके भाव से तो नेचुरली आप और ऐड कर ही लेंगे। आपको पता नहीं है कितना नीचे जा सकता है, वो जाते जा रहा है, आप लेते जा रहे हैं, थोड़े दिन में आपका पैसा खत्म हो गया, आप बैठ गए वहां पे लेके। तो आप बोलेंगे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय फोर्स है कि बाय चॉइस है ना? ये प्रॉब्लम है। अगर आप उसको बता दो कि ये नीचे ही गिरने वाला है तो भाई आप 100 पे भी क्यों ले रहे हो, तो अगला नहीं लेगा ना, क्योंकि 30 जाने वाला है, 36 जाने वाला है। तो इफ यू नो कि दुकान में प्रॉफिट्स नहीं है, सेल्स नहीं है, तो वाई यू आर होल्डिंग इट? बेटर है आप उसको 90 पे निकाल दो और वही जो बचा पैसा है वो किसी अच्छी कंपनी में लगा दो। बट रिटेलर ये डिसीजन नहीं ले पाता। एंड वी आर नॉट सेइंग कि कंपनी की बैलेंस शीट, बुक्स, P&L पढ़ो, अभी तक के हम वहां पे गए नहीं है। दिस इज जस्ट ऊपरी सतह पे एक एनालिसिस है जो आपको हेल्प करेगा। सो इन शेयर ट्रेडिंग वी इन्वेस्ट टाइम एंड मनी। गुड स्टॉक एंश्योर्स देयर इज नो लॉस ऑफ मनी। If the stock is good, with time the loss of money will eventually be recovered. This is the whole concept of test of time. Sounds good? Second objective TOT का था pattern selection. This is a very interesting topic to understand. 2 स्टॉक है हमारे पास, एक का TOT 10, एक का TOT 2। 2 पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं, एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और एक डबल बॉटम। तो कैटेगरी A इज TOT 10, कैटेगरी B इज TOT 2। टाइप ऑफ पैटर्न 1 रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, टाइप ऑफ पैटर्न 2 विच इज डबल बॉटम। बताइए कौन सी कैटेगरी में कौन से टाइप का पैटर्न लगेगा? परफेक्ट, A में 1 और B में क्या लगेगा? डबल बॉटम, इजंट इट? क्योंकि इसका नेचर ऊपर जाने का है ना,
तो नेचुरली ये हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाएगा, और जो भी स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है वहां पे सबसे अच्छा पैटर्न ही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। अब क्योंकि आपने पैटर्न्स पहले भी पढ़े होंगे या चार्ट्स आपने पहले भी देखे होंगे, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, डबल बॉटम वो अप ट्रेंड स्टॉक में ढूंढते रहते हैं। तो अप ट्रेंड स्टॉक में डबल बॉटम मिलने के चांसेस ज्यादा है क्या? आंसर इज नो। वो तो रेजिस्टेंस पे रिएक्ट करके ऊपर जाएगा, जबकि आप सपोर्ट पे बैठे हुए हैं कि आएगा भाई नीचे, तो वो आता नहीं ना। और गलती क्या होती है कि हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो पैटर्न पड़े हुए हैं वो हम एसबीआई पे ढूंढ रहे हैं। गलती है कि नहीं है? तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कौन से स्टॉक में ढूंढना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए भाई। तो फिलहाल के लिए सभी मरीजों को पैरासीटामोल खिला दो। अगर हम ऐसे डॉक्टर बन गए तो प्रॉब्लम क्या है, कोई कोई मरीज पे वो काम करेगा, कहीं पे बिल्कुल काम नहीं करेगा। सो वी शुड अप्लाई पैटर्न्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टॉक्स ओनली। आर यू ओके विद दिस? ये बहुत ही क्रूशियल है। TOT around 10 will ensure resistance becomes support pattern which will be prominent. Stocks with low TOT will have double bottom as a prominent structure. अपट्रेंड स्टॉक में वेट मत करिए डबल बॉटम के बनने का, नहीं तो यहां पे आप वेट करते रह जाएंगे, स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। साउंड्स गुड? और अगर साइडवेज स्टॉक में काम करना है तो डीप सपोर्ट्स पे काम करिए। तो डीप सपोर्ट्स का मतलब एसबीआई का जो पट्टा था जो आपने वीकली चार्ट पे देखा होगा, 150 और 350 का पट्टा है पिछले 10 साल का। तो आपने 150 के भाव पे उसको बाय करना है। आएगा कि नहीं आएगा ये आपको भी नहीं पता ना मुझे पता है, लेकिन अगर आपकी बाय करने की इच्छा है तो एकदम डीप सपोर्ट्स पे बाय करना है। तो ऊपर अगर आप बाय करते बैठे तो फंसेंगे और स्टॉक फिर से नीचे आएगा। अब ये साइडवेज जा क्यों रहा है बिजनेस? क्योंकि सैचुरेटेड बिजनेस हो सकता है, जैसे PSUs होते हैं, NTPC, BHEL, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज, इनका बिजनेस कैसा है? साइक्लिकल होता है। प्रोजेक्ट मिला, सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, सेल्स गायब क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हुआ, प्रॉफिट गायब, स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? और एक कंपनी है जो ग्रो ही होती जा रही है, लाइक FMCG। तो इनिशियली हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट A, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया पूरा अक्रॉस कंट्री। थोड़े सालों में हमने नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, फिर एक और एक प्रोडक्ट ऐड किया, तो एग्जिस्टिंग सेल्स के साथ साथ एडिशनल सेल्स आ रही है ना। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टेप ग्रोथ, धीरे धीरे बट प्रोग्रेसिव ग्रोथ। क्लियर है क्या गाइस? So what about new companies then, like Adani Wilmar? तो इसके सर आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट कि अदानी क्या करता है, तो एडिबल ऑयल में उनका क्या प्रेजेंस है, उनकी रिफाइनरी है क्या एडिबल ऑयल की, या दे आर जस्ट डूइंग द पैकेजिंग एंड सप्लाइंग। यू शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस, फिर आप डिसीजन ले पाएंगे। की ऐसे सोच रही थी कि 10 साल में बढ़ चुका, कितना बढ़ेगा? हाँ, ये जो 10 साल में हो चुके हैं, आगे 10 साल में ये क्राइटेरिया लागू रहेंगे। यही चीज आपने पिछले 5 साल में सोची होती, और यही चीज आपने उसके भी पहले सोची होती। तो रिटेलर की एक थॉट प्रोसेस है जिससे आपको बाहर निकलना होगा। इसलिए एक रिटेलर की थॉट प्रोसेस है और एक HNI की थॉट प्रोसेस है। But it can happen in reverse way. Same happened with me Yes Bank. I bought at 430, today it's trading at 50. So should we hold it or should we? अगेन होता क्या है, जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है, ये आपको भी नहीं पता ना मुझे पता है कि राणा साहब वहां पे कुछ तो भी करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया तो आपने उसको सेल कर देना चाहिए। समझो आपने 400 के भाव पे लिया, 350 आ गया बेच दो, 300 आया बेच दो, जहां आपको मौका मिला बेच दो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी चीज है स्टॉक मार्केट में जिसमें कोई भी एरर रेट नहीं है, यानी कि कोई भी थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए कि इंस्टीट्यूशन ने सेल करना ही है, वो रुकते ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आर बिलीविंग द नंबर्स दैट द मैनेजमेंट आर गिविंग टू देम, और वो नंबर्स ही करप्ट है। तो क्या होगा फिर? वो पूरा का पूरा केस डिफॉल्ट में चले जाएगा। तो वो हैवी डंप कर देते हैं स्टॉक को। तो 450 पे था तो 400 पे निकलो, 300 पे निकलो, बुक द लॉस एंड मूव आउट। हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें पता नहीं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस कितना है। स्टॉक गिर गया 300, हमने और ऐड किया, 200 हमने और ऐड किया, 50 हमने और ऐड किया।
करते करते हम इतनी बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके बैठ जाते हैं कि वो हम अभी दे भी नहीं पा रहे किसी को, ना उसको रख पा रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स रिटेलर्स की होती हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक को रखना चाहिए कि नहीं, इसका एक्चुअली एक डेप्थ एनालिसिस होगा कि जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो व्हाट इज द पोर्टफोलियो एलोकेशन, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट यू आर मेकिंग, कौन से टाइप ऑफ स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 10 स्टॉक्स एक आपका डिफॉल्ट भी हो गया तो आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को डेंट नहीं करता, क्योंकि आप वही पैसे को जो भी लॉस है उसको लेके या एक्सेप्ट करके बाकी पैसे को डाइवर्ट कर देंगे अच्छे स्टॉक्स में। तो इवेंचुअली विद टाइम वो रिकवर हो जाएगा और जो डेंट आया था वो बाकी के लोग संभाल लेंगे। जो आपने दो बैंक बताए, HDFC बैंक 10 टाइम्स वो ग्रो किए, तो हर ईयर्स में जैसे अपन एक टाइम फ्रेम देखी कि भैया ये तो 100 पे था, फिर नेक्स्ट ईयर भी 200 पे गया, नेक्स्ट ईयर ऐसे ऐसा, तो उसमें अपने को मालूम पड़ सकता है, थोड़ा तो हिंट आ जाता है कि भैया सही में उस हिसाब से ग्रो करेगा, 10 टाइम ग्रो करेगा, 100 टाइम ग्रो करेगा उनके टाइम से। आपका सवाल ये है क्या कि किस रेट से बढ़ रहा है वो? हाँ, ऐसा आपका सवाल है? हाँ, पर ईयर जैसा उसको देखिए टाइम फ्रेम, जैसे 100 रुपए बॉटम था उसका, फिर 200 यानी 1000 पे टॉप पे गया, 10 टाइम हो गया। लीनियर ग्रोथ आप बोल रहे हैं कि भैया वो लीनियर ग्रोथ हुआ है क्या? तो ऐसा लीनियर ग्रोथ हो या ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक साइकिल्स कैसी होती है। अभी फिर से कहानी थोड़ी डेप्थ में जाएगी। तो इकोनॉमिक साइकिल्स होती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कुछ इकोनॉमिक साइकिल्स होती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है। तो अभी वी आर एंड ऑफ द रिलैक्सेशन फेज। अभी आपको पता है इंटरेस्ट रेट सब कम हुए थे, तो अभी वो इंटरेस्ट रेट अपने न्यूनतम लेवल पे, मिनिमम लेवल पे आ गए थे। अब पूरे अक्रॉस ग्लोब के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज इन्फ्लेशन अभी बढ़ चुका है। तो अभी लिक्विडिटी सक होगी मार्केट से क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो इसमें एक ऐसे में होता है ना, एक जो बहुत बड़ा कैपिटल का जो कंपनी होती है तो उस पर ग्रो करने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं रहते जितनी छोटी कंपनी होती है जो स्टार्टिंग इनिशियली स्टेज पे होती है। एब्सोल्युटली राइट। तो इसका आंसर ये है कि आप क्या करिए, जब आप इनिशियली ट्रेड कर रहे हैं तो यू ट्रेड विथ हाईएस्ट सेफ्टी। मुझे सिर्फ 15% की मूवमेंट चाहिए, लेकिन वो 15% से मैं लाख रुपए कैसे निकालूं ये मैं आपको सिखा ही दूंगा। इसका सरलता में आंसर ये है कि आप उसके डेरिवेटिव में जाके ट्रेड कर लीजिए। जैसे मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं 7 लाख की क्वांटिटी एक साथ परचेस कर रहा हूं, लेकिन मैं पे सिर्फ 1 लाख रुपए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूं। What you said about leverage, like अभी बोला कि 1 लाख, like you are investing in 6 lakh you are getting. Who gives that 6 lakh? दिस इज अ सेगमेंट विच इज फ्यूचर्स। बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज ने फैसिलिटी देके रखी है। तो जब हम फ्यूचर्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक फ्यूचर का एक असेट वैल्यू होता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लॉट साइज है दैट इज 300, यानी कि 300 स्टॉक्स ही आप बाय और सेल कर सकते हैं एक साथ। तो वो जो बंडल है स्टॉक का प्राइस इनटू द लॉट साइज, तो स्टॉक का प्राइस समझो 2000, लॉट साइज 300, तो असेट कितने का हो गया? 6 लाख का। तो इफ आई वांट टू बाय अ फ्यूचर विच इज वर्थ 6 lakhs, आई हैव टू पे अ मार्जिन ऑफ 1.25 lakhs वट एवर। तो 1.25 लाख में मेरा असेट फंस गया। अब मुझे वो 15% रिटर्न दे दिया विच इज 90,000 रुपये, मैंने बेच दिया। तो मेरा 1.25 लाख रुपये भी फ्री हो गया और ऊपर से 90,000 रुपये भी आ गए। तो ऑलमोस्ट मेरा पैसा दुगना हो जाएगा ना। तो इनिशियल लेवल पे यू शुड ऑलवेज ट्रेड विथ हाईएस्ट सेफ्टी। अब आपने समझो 90,000 रुपये कमा लिए, चलो लेवरेज नहीं भी लिए, आपके पास लाख रुपए थे, आपने 15,000 रुपये कमा लिए उससे। तो अब इस 15,000 को अदानी में डाल दो, या फिर आपको लग रहा है कि भाई येस बैंक 12-15 रुपये पे था, उस समय जा सकता था, तो उस समय ले लो 5,000 रुपये, उसमें डाल दो। तो आपके प्रॉफिट्स को आप फिर सेकेंड लेवल पे डाइवर्ट करते हैं इनटू स्टॉक्स जो हाई रिस्क होते हैं। अभी ओके विद दिस? बट कैपिटल को नहीं डालते। कैपिटल प्रिजर्वेशन टेक्निक चाहिए आपको। हाईएस्ट सेफ्टी, लेस ऑफ परसेंटेज, बट वही परसेंटेज से आउटपुट निकालना है ज्यादा, तो एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। दैट एम्पलीफायर इज डेरिवेटिव। एक बार वो एम्पलीफायर लगा, प्रॉफिट बढ़ गया, उसी प्रॉफिट को वापस से वही स्टॉक्स में बाय करने में लगाना है कि नए स्टॉक्स को खरीद लेना है, ये आपका डिसीजन। साउंड्स गुड?
तो ये सब हम कवर करने वाले हैं मैनेजमेंट में, यानी कि मनी मैनेजमेंट में। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन मनी मैनेजमेंट। फिलहाल के लिए जस्ट रिलैक्स, अंडरस्टैंड कि आपकी एनालिसिस अभी कैसे शेप अप लेने वाली है। साउंड्स गुड।